हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रत्नेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स जूनियर। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी में है, उसको हम लोग पूरा एक ही वीडियो में रिवीजन करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक नहीं समझ में आ पाया है, वो इस वीडियो को पूरा देखें। आपको पूरा का पूरा वीडियो सिस्टमेटिक ढंग से पूरे पॉइंट लेके अटेंड कर दिए जाएंगे और डेफिनेटली आपको पूरा चैप्टर ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के वीडियो पे चलते हैं। तो देखो बेटा, जैसा कि ये चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो क्लास 10th के एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं तो आप लोग देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आपको बताया जाएगा कि इंट्रोडक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं और बाकी सारी रिलेटेड चीजें उसमें बताई जाएंगी। दूसरा आपका सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका रूट क्या होता है, ये सब चीज बताया जाएगा। फिर नेचर ऑफ द रूट के बारे में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में, और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइनली क्या होता है, ये भी बातें होंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो जो भी बच्चे अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में नहीं जानते हैं, वो ये समझ लें कि क्लास 6, 7, 8 में, देखो क्लास 6, 7, 8 में आप लोग इस टाइप का इक्वेशन पढ़े हुए हैं। इस टाइप का इक्वेशन पढ़े हुए हैं। तो देखो, अगर मैं पूछूं कि इस इक्वेशन का डिग्री कितना है, तो आप इसके डिग्री बोलोगे 1। डिग्री क्या बोलोगे? 1। अब अगर कोई पूछे कि डिग्री क्या होता है, तो आप डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यही कहलाता है डिग्री। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है? तो वेरिएबल का पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। सिमिलरली मान लो एक इक्वेशन इस टाइप का है, 2x² + 3x + 1, इस टाइप का है, = 0। तो अब देखो, यहाँ पे अगर डिग्री बात करें तो ये कितने डिग्री का इक्वेशन है? तो यहाँ पे डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल है वो 2 है। कितना है? 2 है। ठीक है। ऐसे ही अगर एक इक्वेशन हम लें 3x³ + 2x² + 7x + 8 = 0, तो यहाँ पे अगर हम डिग्री पूछेंगे तो यहाँ पे आप डिग्री बताओगे 3। यहाँ डिग्री कितनी बताओगे? 3। तो देखो बेटा, 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। 2 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और 3 डिग्री वाले को बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग ये समझे कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। अब सपोज करो कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को इक्वेशन और पॉलिनोमियल में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे देखो, अगर मैं बोलूं कि डिफरेंस क्या है दोनों में, तो छोटा सा डिफरेंस है। अगर मैं इस चीज को हटा दूं, इक्वल को, तो अभी जो ये बोला जाएगा वो बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें से भी अगर 0 हटा दूं तो इसको क्या बोला जाएगा? तो इसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहां भी 0 हटा देंगे तो क्या बोला जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस आप लोग समझे कि नहीं समझे, ये बताओ। तो ये देखो, क्लास 10th में आप लोग जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़े थे, वहां पे भी आपको डिग्रीटिक पॉलिनोमियल यूज करते थे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो चीज आप पढ़े हैं, सेम टू सेम वही चीज आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज करना होगा। ठीक है। तो जो बच्चे अभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का
जीरोज नहीं निकाल पा रहे थे, यहाँ पे उनको मैं जीरोज का ही सेकेंड नेम है रूट, वहां पे ये समझा दूंगा। दोनों ही चैप्टर आपका लगभग सेम है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो बेटा, इसमें कुछ और चीजें हैं, उसको समझ लेते हैं। तो देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें a, b और c क्या है, तो ये सभी के सभी रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो, a b c सभी रियल नंबर होंगे, लेकिन रियल नंबर में वी नो दैट कि जीरो भी हो सकता है। रियल नंबर क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो क्या जीरो होगा, क्या जीरो होगा? तो देखो, अगर मैं यहाँ पे जीरो रखूं तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ax स्क्वायर प्लस c बचेगा। यहाँ पे रखूंगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा जी c, तो ax स्क्वायर प्लस bx बचेगा। लेकिन अब देखो, जब इन दोनों के जगह पे आप जीरो रखेंगे तो आपका फिर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। लेकिन अगर a इज इक्वल टू 0 आ गया, इफ a इज इक्वल टू 0, तो देखो ये टर्म गायब हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्या बताओ कि bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है? तो कहोगे दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसलिए आपके जनरल फॉर्म में ये बताया जाता है, क्या बताया जाता है, तो ये बताया जाता है कि a b c तो रियल नंबर होगा, लेकिन कभी a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 अगर हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी ही उसकी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं। पहला जो एक्सरसाइज है आपका, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में हम लोग जो है सबसे पहले 4.1 में क्या पढ़ते हैं कि चेक वेदर फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट, क्वाड्रेटिक और नॉट। आपको चेक करना होगा कि ये जो फॉलोइंग इक्वेशन दिए हुए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो इसके लिए देखो, एक मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। जरूरी नहीं है कि आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन हो, एक इक्वेशन कोई भी लेके आपको समझा देते हैं। जैसे x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, जब इसको आप अभी देखने से तो डिग्री 2 लग रहा है और क्वाड्रेटिक लग रहा है, लेकिन जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तब बताओगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। बात समझ में आई? और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। अब यहां से देखो, ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 16 प्लस 4 2 जा 8, 8x अब इज इक्वल टू 5x माइनस 7। अब यहाँ पे बेटा अगर हम देखें ध्यान से, यहाँ पे देखें तो देखो, कहीं भी हमको ना तो इक्वल के इस साइड में डिग्री 2 दिख रहा है, ना ही इस साइड में डिग्री 2 दिख रहा है। तो जब डिग्री 2 नहीं होगा तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा? तो कहोगे नहीं। तो डिग्री 2 नहीं है, इसलिए इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस टाइप से आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में 4.1 में क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग करिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए,
मैथ में बेटा टोटली डिपेंड होता है कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आप कोई भी चीज अच्छे से समझ लेते हैं तो वो चीजें आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेंगी और उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई भी चीज रटेंगे तो वो चीजें बहुत दिन तक आपको याद नहीं रहेंगी। चलिए, तो अब इसका हम लोग 4.1 का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, खास करके देखो क्लास 10th में जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बेटा आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्योंकि देखो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सीधे सीधे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देगा, बल्कि आपको स्टेटमेंट देगा और उस स्टेटमेंट को आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यही चैलेंज क्लास 10th वालों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो आप लोग प्रैक्टिस से इसको थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए, ताकि ये काम आप बोर्ड एग्जाम के पहले नहीं कर सकते। तो आपको जो ये चैप्टर में सीखना है वो ये सीखना है कि वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया रहेगा और उस वर्ड प्रॉब्लम से आप इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। तो ये चीज आप लोग प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। चलिए, आपके 4.1 से एक दो क्वेश्चन मैं लिया हूं, उसको देख लीजिए। हम उसको अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के और फिर इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, तो कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या करना है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है। तो अब स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है, चलिए इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो बोल रहा है कि रोहन्स मदर इज 20 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 ईयर क्या है, बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। प्रेजेंट एज से 3 साल बाद दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360। तो कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। आपको क्या चाहिए, रोहन का प्रेजेंट एज चाहिए। अब देखो इसमें सबसे पहली बात है बेटा कि देखो आप लोग इससे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर पढ़े, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे स्टेटमेंट थे और फिर आपको चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी स्टेटमेंट बहुत सारे मिलेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर में दिक्कत होती है, जब आप चैप्टर का क्वेश्चन लगाओगे तब तो मान लो स्टेटमेंट को पहचान लोगे कि ये क्वाड्रेटिक है या फिर लीनियर का है, लेकिन जब यही सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे तो वहां तो आपका बुक और चैप्टर वाइज रहेगा नहीं, तो वहां पे आपको पहचानने में दिक्कत होती है कि ये क्वाड्रेटिक है या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। तो आपको उसका तरीका मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। देखो जब भी किसी क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट की बात कर दे, किसकी बात कर दे, प्रोडक्ट की, या फिर एरिया जहां पे निकालना हो, क्योंकि देखो कभी भी आप ये बताओ x इंटू एक्स होगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, और अगर x प्लस एक्स होगा तो क्या आएगा, 2x आएगा। तो जब एडिशन होता है तो डिग्री में एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन दोनों हो सकता है, तो डिग्री में चेंजिंग नहीं होती, डिग्री आपका सेम ही रहेगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो पावर जहां ऐड होने के चांसेस होते हैं वो होता है क्वाड्रेटिक। क्या होता है, क्वाड्रेटिक। और जहां पे प्लस या माइनस, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने की बात होगी वो होगा लीनियर का। तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब अगर आप समझ गए कि ये क्वाड्रेटिक का है या फिर लीनियर का है, तो आपको एक डिफरेंस भी मालूम है दोनों में। लीनियर में आप लोग 2 वेरिएबल यूज करते हैं, कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल, और जबकि क्वाड्रेटिक में आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन में ये समझना है कि ये क्वाड्रेटिक का है या फिर लीनियर इक्वेशन वाला है। अगर क्वाड्रेटिक का है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल आप लेट करेंगे, x या फिर y।
लेकिन जब वो लीनियर का क्वेश्चन होगा तो वहां पे आपको दो वेरिएबल लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमको हिंट मिला प्रोडक्ट की बात हो रही है, इसलिए हम लोग समझ गए कि ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग एक ही वेरिएबल लेट करेंगे। तो चलिए इसका एक वेरिएबल लेट करते हैं। तो देखो वेरिएबल किसको कहते हैं, जिसपे पूरा इक्वेशन डिपेंड होता है, पूरा स्टेटमेंट क्या होता है, डिपेंड होता है। तो देखो रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर ओल्ड हैं। अब रोहन पे ही सारा खेल है इस स्टेटमेंट में, तो हम लोग किसको लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज बोलो या फिर एज बोलो, दोनों का मतलब यही हुआ। तो एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू एक्स मान लिए, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बोलो या एज ऑफ रोहन। तो बताओ हिज मदर एज कितना होगा, हिज मदर्स एज कितना होगा। तो बोलोगे कि जब रोहन का एज यक्स है तो रोहन की माँ का एज 26 ईयर ओल्डर का मतलब मोर देन, ओल्डर का मतलब मोर देन हिम। अब उनसे 26 ईयर मोर है मतलब x प्लस 20 होगा, सॉरी 26 होगा। ये बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं। देखो अभी तक जो बच्चे नहीं पढ़े हैं क्वाड्रेटिक, उनको भी ये अगर अच्छे से ये वीडियो आप देख लिए पूरा वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोडक्ट तो करना है दोनों का, लेकिन 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से प्रेजेंट एज से 3 साल के बाद, पहले एज आपको चाहिए देन आपको प्रोडक्ट करना होगा। तो आफ्टर 3 ईयर दोनों का एज निकालेंगे आप पहले। तो देखो प्रेजेंट एज है यक्स, 3 साल के बाद क्या होगा, तो एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, x प्लस 3। बहुत बच्चे गलती यहाँ करते हैं 3x कर देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। अच्छा रोहन जब 3 साल बड़ा होगा तो उनकी माँ भी 3 साल बड़ी होंगी, तो हिज मदर्स एज विल बी x प्लस 26 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा x प्लस 29। ये बात क्लियर है। अब देखो हम 3 साल के बाद दोनों का एज निकाल दिए, रोहन का और रोहन की माँ का। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिखाएंगे, 360। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 रोहन एज है और इनका प्रोडक्ट किस में करना है, x प्लस 29 में। अब ये दिखा देंगे 360 के बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, x का मल्टीप्लाई x में करोगे x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 29 में करोगे 29x, अगेन 3 का मल्टीप्लाई x में करोगे 3x और प्लस 3 का मल्टीप्लाई 29 में करोगे कितना आएगा, 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8 इज इक्वल टू 360। अब आपके पास देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है, ये है x स्क्वायर प्लस यहाँ 29x और 3x कितना हो जाएगा 32x और प्लस ये इधर ले आओ क्योंकि हमको इधर कितना चाहिए 0 चाहिए, तो इसको ले आएंगे इधर। 360 में से 87 माइनस कर देंगे, 7 3 10, यहाँ बचा 5 8 7 15 और यहाँ बचा 2 273, बट ये माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में होगा, माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हम लोग क्वाड्रेटिक बना दिए, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में बस यहाँ तक ही करना था, ठीक है। तो आपको क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गया। ये 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन, आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताना था, ठीक है। अब वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हम लोग रोहन्स का प्रेजेंट एज भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी इसी का मैं बताऊंगा कुछ देर के बाद। थोड़ा सा इसको समझते हैं। अब देखो, अब थर्ड पॉइंट हम यहीं पे आपको समझा के और फिर इसका सॉल्यूशन देते हैं। अब देखो थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, ध्यान समझिए। थर्ड पॉइंट में हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, सॉल्यूशन
ऑफ अ सॉरी ये सेकेंड पॉइंट ही था, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलो या रूट बोलो, इसके जगह पे आप रूट भी बोल सकते हैं, रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन निकालना हो या फिर रूट निकालना हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन होता है बेटा वेरिएबल की वैल्यू। तो किसी भी चीज का सॉल्यूशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की तो इसमें वेरिएबल क्या है? तो यहाँ पे वेरिएबल x है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालोगे तो देखो याद करो क्लास 6, 7, 8 में आप लोग जब लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे तो वहां पे x की पावर 1 होता था, मतलब लीनियर के केस में, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आती थी। लेकिन यहाँ पे डिग्री 2 है, मतलब पावर 2 है, इसलिए x की 2 वैल्यू आएगी, x की 2 वैल्यू आएगी। और यही दोनों वैल्यू सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। या फिर इन्हीं दोनों वैल्यू को टू रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू रूट। बात समझ में आई? तो ये तो हो गया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। अब बात करते हैं कि कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके दो तरीके हैं बेटा। वो तरीका नंबर फर्स्ट है आपका बाई फैक्टराइजेशन, और सेकेंड जो आपका तरीका है वो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और यही दोनों तरीके आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिए हैं, फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब देखिए, हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यहाँ पे हम लोग दोनों मेथड से इसका x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करोगे इसको? तो देखो सबसे पहले क्या बताए थे कि 273 का x स्क्वायर के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 है इसका मतलब 273 ही रहेगा। अब इसका ऐसा फैक्टराइज करो कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 32। तो चलिए इसका फैक्टराइज करते हैं। 7 3 10 10 to 12 मतलब 3 से चला जाएगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। अब बताओ कितने से जाएगा? 7 से जाएगा, तो ये कितना जाएगा? 13। अब ये कितना होगा? 13 1 जा 13। तो यहाँ पे कितना आ गया? 3 7 और 13। अब आपको इसी का ऐसा अरेंजमेंट करना है कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 32। तो माइनस करने पर 32 कैसे आएगा? तो देखो 3 7 जा 21। अब 21 में से 13 माइनस करोगे कितना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 9 3 8 3 11, ये 18 आया। माइनस करने पे चाहिए बेटा, तो अब ये चीज तो नहीं होगा। अगेन दूसरे हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो देखो इन दोनों को 13 into 3 ले लीजिए और फिर इसमें -7 कीजिए। तो देखो 39 में से 7 करोगे कितना आएगा? 32 आएगा। तो हम लोग यही वाला अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये चीज आप लोग को 8 से सिखाते आ रहे हैं कि कैसे आप लोग ये फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 39 माइनस 7 और x माइनस 273 इक्वल टू 0। जल्दी से उसको फैक्टराइज करो। x स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 39x माइनस 7x और माइनस 273 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन लोगे तो x प्लस 39, और यहाँ पे जो चीज यहाँ आता है वही चीज यहाँ आता है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितना कॉमन लोगे? तो 7 कॉमन हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों टर्म में कॉमन क्या है? x प्लस 39
और यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई। अब देखो दोनों को एक एक बार 0 के बराबर दिखाते हैं। तो इफ x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 39। अब बताओ x की वैल्यू माइनस में आ गई। अब x क्या था, तो x रोहन का एज था। क्या आपने कभी किसी का एज निगेटिव में सुना है? नहीं। तो इसको क्या कर देंगे, इट कैन बी इन इट कैन नॉट पॉसिबल, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। अब जब हम लोग इफ x माइनस 7 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। अब ये पॉजिटिव आया है तो रोहन का फाइनली एज कितना आ जाएगा, x मतलब 7 हो जाएगा, 7 ईयर। और मदर का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 26 दैट इज 33। तो यही 7 और 33 ये दोनों एज रोहन और रोहन की माँ का हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से कोई ट्रेन है जो 480 किलोमीटर जाती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को घटा दिया जाए देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू गो टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को स्लो कर दिया जाए, डाउन कर दिया जाए, तो अब वो ट्रेन थोड़ा ज्यादा समय लेगी। तो कितना समय ले रही है, 3 आवर मोर, 3 आवर मोर ले रही है पहले की अपेक्षा। तो कह रहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में। तो देखो अब यहाँ पे एक फिगर से हम समझाते हैं। सपोज करो कि अभी ट्रेन हमारी यहाँ पे है और इस ट्रेन को यहाँ से 480 किलोमीटर चलना है, ये इसका डेस्टिनेशन है। ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में मान लो कोई यूनिफॉर्म स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से चल रही है। तो बताओ अगर हम स्टार्टिंग में पूछें कि इसको कितना समय लगेगा यहाँ पे, तो आप कहोगे कि जो टाइम टेकन बाय ट्रेन है तो t1 इसको मान लेते हैं। तो t1 कितना हो जाएगा, तो कहोगे कि हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा। तो देखो ये हो जाएगा डिस्टेंस 480 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितना माने हैं, x। तो अगर इस यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन 480 किलोमीटर जाएगी तो टोटल 4/480 अपॉन x आवर समय लेगी। ये बात क्लियर है। अब देखो अब इस स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल सकते हो स्टेटमेंट को, कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अब देखो अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो जाती है, मतलब अब कोई समय t2 है। अब भाई 8 किलोमीटर लेस जब हो जाएगा तो उतने समय में तो पहुंचेगी नहीं भाई। जब स्पीड घटेगी तो टाइमिंग भी तो बढ़ेगा या घटेगा। तो अब उसमें जो समय लग रहा है मान लेते हैं कि t2 टाइम लग रहा है। वो t2 टाइम का क्या रिलेशन दिया है, तो स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अगर स्पीड डाउन हो जा रही है तो जो समय लग रहा है उसमें वो पहले के समय से 3 आवर मोर लग रहा है। तो देखो स्पीड कम होने पे जो समय लग रहा है वो पहले वाले टाइम से 3 आवर मोर लग रहा है। ये फाइनली आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। अब T2 की बात करें तो T2 क्या है, तो T2 वो समय है जो स्पीड कम करने के बाद 480 किलोमीटर चलने में जो समय लगा है वही T2 है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अब इसके भी केस में डिस्टेंस तो सेम ही होगा 480, बट जो स्पीड होगी अब वो x किलोमीटर आवर नहीं रहेगी, अब क्या रहेगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्योंकि 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को डाउन किया गया है। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस 8। ओके, और इज इक्वल टू t1 की वैल्यू हम लोग पहले से फाइंड आउट कर लिए हैं।
तो ये T1 आप लिख सकते हैं 480 अपॉन x और प्लस 3। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको इधर कर लो तो ये हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, इसको चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से सिंप्लीफाई कर सकते हो, इधर x का मल्टीप्लाई हुआ, या फिर आप 480 कॉमन भी ले सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। तो चलो इसको थोड़ा सा 480 को कॉमन लेके करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 480, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे x माइनस यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 8 अपॉन x माइनस 8 और इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा ये 480 मल्टीप्लाई में उधर भेज दीजिए तो ऊपर देखो x माइनस ब्रैकेट खोल रहे हैं माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन ये कितना हो जाएगा x का x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू ये 480 उधर ट्रांसफर किए तो 3 अपॉन 480। 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 160। ठीक है। अब देखो ये x से x गया माइनस प्लस। अब यहाँ पे इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो 168 इंटू 160 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो इसको इधर लिख दो और ये इधर है तो ये पूरा इधर लाओगे तो देखो साइन जो है देख लेना 8x और ये चीज उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 1 जा 8 और 4 12 इज इक्वल टू 0। चेक करिए 1280 आ जाएगा। तो अब ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व दोनों मेथड से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। तो पहला क्वेश्चन मैं फैक्टराइजेशन से किया था, इसको मैं आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखा देता हूं करके। तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक से अगर करेंगे तो आपका देखो वहां पे फोर्थ पॉइंट आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला था, तो इसी में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बता देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। ठीक है। अब देखो ये इसमें ए बी सी क्या है? तो ए बी सी सेम वही चीज है कि a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट टर्म। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a कितना दिया हुआ है तो बोलोगे 1 है, b कितना दिया हुआ है तो बोलोगे -8 है और c कितना दिया हुआ है तो बोलोगे -1280 रख दो इसमें। तो x इज इक्वल टू देखो माइनस बी तो माइनस और -8 रखोगे तो क्या आ जाएगा +8 और प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर का मतलब -8 का स्क्वायर दैट इज 64 और माइनस 4ac तो देखो 4 इंटू 1 करोगे 4 इंटू सी -1280 अपॉन 2a तो 2a कितना हो जाएगा 2 इंटू 1। कोई दिक्कत बेटा? अभी तक सिंपल सा काम किया हूँ, फार्मूला में रख दूंगा दिया हूँ। एक क्वेश्चन आपको बताया था मैं किस पे, उस वाले पे क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड पे, दूसरा आपको जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से बता देता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट में ये हो गया 64। अब देखो ये माइनस माइनस जुड़ गया तो क्या हो गया प्लस हो गया। अब 4 का मल्टीप्लाई इधर कर लो तो ये हो जाएगा 4 0 जा 0, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8 3 11, 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5 अपॉन 2। ठीक है। अब इसको जोड़ो, ये तो 8 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हो जाएगा 404 628 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 अपॉन 2।
आप चाहें तो 5184 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो देखो डिवाइड मेथड से निकाल देते हैं। आप लोग डिवाइड मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीख जाइए। अब क्लास 10th में है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। पेयर बनाओगे तो यहाँ देखो ये 51 हुआ, कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। 7 7 जा 49, कितना आ गया? कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा जो है 2। कितना आ गया? 2। अब 7 और ऐड करेंगे तो इसमें हो जाएगा 14। ठीक है। अब इधर से कितना आया? 84। कितना आ गया? 84। अब कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। तो 2 बार में ले जाओ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2। तो इस तरीके से आपका देखिए रिमाइंडर 0 आ गया और स्क्वायर रूट कितना आ गया? 72। तो आप लोग क्या इसको अंडर रूट 5184 को 72 लिख सकते हैं? बताइए, चेक करिए, चेक करिए। तो इसको हम लोग जो है बोल देते हैं 8 प्लस माइनस 72/2। अब देखो यहाँ पे x की 2 वैल्यू निकालनी है। कितनी वैल्यू? 2 वैल्यू। तो यहीं साइड में हम निकाल देते हैं 2 वैल्यू। अब देखो एक x की वैल्यू होगी बेटा 8 प्लस वाला लेंगे 72/2 और दूसरी x की वैल्यू लेंगे 8 माइनस 72/2। ये प्लस माइनस दोनों है ना, तो अलग अलग कर लेंगे। ठीक है। तो ये देखो ये आ जाएगा तुम्हारा 80/2। अब ये आ जाएगा कितना? 8 और 4 12 और यहाँ 6 64/2। ये माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा कितना? -32। अब बताओ क्या -32 किसी की स्पीड हो सकती है? तो ट्रेन की स्पीड की बात हो रही है ना, तो प्लस में होगा बेटा तब ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा -32। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? तो आपका हो जाएगा 40 km/h। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लेट स्पीड ऑफ ट्रेन ये आप लोग स्टार्टिंग में लिख देंगे x है। यहाँ मैं इंडिकेट किया था लेकिन यहाँ दिखाया नहीं था, x km/h। ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 km/h। ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोनों मेथड आज मैं फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला से ये दोनों का मेथड में बताया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ द रूट। देखिए नेक्स्ट आपको जो इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट। अब नेचर ऑफ द रूट में क्या होता है, ये क्यों देखा जाता है, ये चीज समझिए। जैसे देखो जो भी अभी तक आपकी x की वैल्यू आई थी वो जैसे मान लो अभी एक केस में आया था 40, -32 जब ट्रेन की स्पीड निकाल रहे थे। ठीक है। और दूसरे केस में जब फैक्टराइजेशन से कर रहे थे तो एज वाला जो क्वेश्चन निकाल रहे थे हम लोग, एज वाला, उसमें क्या आया था? रोहन का एज 7 आ गया था और माइनस में कुछ समथिंग आ गया था, तो इसको छोड़ दिए थे, इसको भी छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे देखो जो दोनों वैल्यू है यही रूट कहलाएगी। यही क्या कहलाएगी? रूट कहलाएगी। तो अब रूट का नेचर क्या होगा? तो देखो एक चीज में कॉमन चीज है कि जितने भी नंबर आएंगे वो सब के सब क्या होंगे? रियल होंगे। क्या होंगे? रियल रूट होंगे। बात समझ में आ गई? जितने भी नंबर आएंगे वो सब के सब क्या होंगे? रियल रूट होंगे। लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये दो अलग अलग नंबर मिले, यहाँ भी दो अलग अलग नंबर मिले, तो इसको डिस्टिंक्ट रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट रूट। और कभी कभी क्या होता है कि सेम वैल्यू मिल जाती है। जैसे x की एक वैल्यू निकाले 4 तो दूसरी भी क्या आ गई? 4। तो इसको बोलते हैं 2 इक्वल रियल रूट। क्या बोलते हैं? 2 इक्वल रियल रूट। तो रियल रूट तो दोनों में, तीनों में आएगा, लेकिन वहां पे ये देखना है कि डिस्टिंक्ट रूट है या फिर इक्वल रूट है। बात समझ में आई? तो अब चलो यहाँ पे हम लोग रियल रूट सबसे पहले देखते हैं कि नेचर ऑफ द रूट क्या होता है। ठीक है। तो नेचर ऑफ द रूट क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। अब देखिए नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए बेटा आप लोग को डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इसको समझिए। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट?
डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, तो इसको हम लोग डी से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और कैपिटल डी की जो वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो किसी भी रूट का या किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर नेचर हमको देखना है कि इसका रूट किस टाइप का होगा, तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत पड़ेगी। और डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो जो यहाँ पे रूट नेचर होगा रूट का, वो 3 टाइप का आएगा। देखो पहला केस होगा जब डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव का सेंस ग्रेटर देन 0, इसको बोलेंगे डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दूसरा केस होगा कि डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, 0 से ही कंपैरिजन करते हैं हम लोग, 0 से जब बड़ी होगी तो दैट मीन्स पॉजिटिव, 0 के इक्वल आएगी। और तीसरा केस हो गया कि जब डी की वैल्यू 0 से छोटा होगा, मतलब निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे 3 केस आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखो जब डी की वैल्यू ग्रेटर होगी 0 से, तो इस केस में हमेशा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। जब डी 0 के बराबर होगा तो 2 इक्वल रियल रूट होते हैं। क्या होते हैं, 2 इक्वल रियल रूट। लेकिन जब डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो यहाँ पे नो रियल रूट आता है, नो रियल रूट, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी रूट का नेचर निकालने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। और ये तीनों केस आप लोग डी की वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो कभी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के केस में अलग अलग रूट आते हैं, और तीनों ही रियल रूट की बात होगी। तीनों में किसकी बात होगी, रियल रूट की। यहाँ पे अलग अलग रूट आते हैं, जबकि d इक्वल टू 0 के केस में इक्वल रियल रूट आते हैं, और d जब नेगेटिव होता है तो उस केस में नो रियल रूट आते हैं। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी बेटा तो आप लोग एक क्वेश्चन अपने से कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। तो आप लोग इसको जल्दी से देख लीजिए और इसको जो है सॉल्व करने के लिए जरूर ट्राई करें। और उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आंसर देंगे तो आपको फिर इस पे मैं अलग से इसका सॉल्यूशन बता के वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके पढ़ाई में हेल्पिंग है इस वीडियो से, तो आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी बच्चे हमारे वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी इसी टाइप के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।